नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर वित्त आयोग से। हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन केंद्र राज्यों के परस्पर वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग को 2 रिपोर्टों यानी कि वर्ष 2021 के लिए प्रथम रिपोर्ट और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया था। 15वें वित्त आयोग के विचार के लिए विषयों में विद्युत क्षेत्र, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अपनाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि में राज्यों के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण तंत्र की अनुशंसा करना भी शामिल है। आइए अब मुख्य अनुशंसाएं जानते हैं। यदि लंबवत हस्तांतरण की बात करें तो संघीय करों की निवल आय का 41% राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। वर्तमान में निवल आय का 42% राज्यों के साथ साझा किया जाता है। नवगठित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संघीय करों की निवल आय के 1% के बराबर वित्तीय संसाधनों को संरक्षित रखा जाना चाहिए। और यदि क्षैतिज हस्तांतरण की बात करें तो करों का क्षैतिज हस्तांतरण या क्षैतिज वितरण करों के विभाज्य पूल से प्रत्येक राज्य के वे हिस्से हैं जो उन्हें वितरित किए जाते हैं। आवश्यकता, समता और प्रदर्शन के सिद्धांतों के आधार पर समग्र वितरण सूत्र स्थापित किया गया है, जिसमें आय अंतर को 45%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5%, जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% तथा कर और राजकोषीय प्रयास को 2.5%। आइए अब स्थानीय निकाय अनुदानों के बारे में जानते हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरण का अनुपात प्रत्येक वर्ष अलग अलग रहा है। ये वर्ष 2021-22 में 67-33 के अनुपात में रहा और वर्ष 2025-26 के अंत तक 65 और 35 के अनुपात में प्रतीत हो रहा है। अनुदान प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों के लिए प्रवेश स्तर की शर्त प्रस्ताव है। राज्यों में राज्य वित्त आयोगों की स्थापना, उनकी अनुशंसाओं पर कार्य करना, सार्वजनिक क्षेत्र में अनंतिम और अंकेशित दोनों लेखाओं का ऑनलाइन होना, संबंधित राज्य द्वारा संपत्ति कर की दरों के लिए न्यूनतम स्तर का निर्धारण करना, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड के माध्यम से 100% अनुदान प्रदर्शन आधारित है। ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर मिलियन प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60% हिस्सा आधारभूत सेवाओं की 2 श्रेणियों के वितरण से अनुबंधित होना चाहिए। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए स्वच्छता, खुले में शौच स्थिति को बनाए रखना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्टार रेटिंग प्राप्त करना जैसा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण करना आदि। वहीं राजकोषीय समेकन के लिए रोड मैप की बात करें तो संघ और राज्यों के राजकोषीय घाटे तथा ऋण मार्ग के लिए प्रदान की गई सीमा को चिन्हित किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम को व्यापक रूप से पुनर्संरचित करने की आवश्यकता है। साथ ही ये अनुशंसा की गई है कि ऋण संधारणीयता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय सारणी की जांच एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर सरकारी समूह द्वारा की जा सकती है। ये उच्चाधिकार प्राप्त समूह नए FRBM ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। राज्य सरकारों द्वारा अपने ऋण कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र में सुधारों में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त ऋण विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए। वार्षिक विनियोग की एक सीमा राशि तय की जानी चाहिए जिसके नीचे केंद्र प्रायोजित योजना का वित्त पोषण रोका जा सके। आइए अब स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करते हैं। राज्यों द्वारा स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2022 तक उनके बजट के 8% से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए। शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, भवन रहित उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लॉक स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य अनुदान कुल मिलाकर 70,051 करोड़ रुपए है। निर्धारित अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र को दी जाने वाली कुल अनुदान सहायता 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान सहायता का 10.3% है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान शर्त रहित होगा।
वहीं यदि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं एवं बजटीय आवंटन के बीच अंतर को कम करने पर बल देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत के लोक लेखे में एक समर्पित गैर व्यक्तिगत निधि के रूप में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष गठित किया जाना चाहिए। और अंत में बात करते हैं आपदा जोखिम प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन निधि की स्थापना की जानी चाहिए। शमन निधि का उपयोग उन स्थानीय स्तरों और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। अगली खबर वित्त संस्थानों से। सरकार ने अवसंरचना वित्त पोषण के प्रोत्साहन के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना की है। बजट 2021-22 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अवसंरचना वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। ये अपेक्षित है कि विकास वित्त संस्थान के पास 3 वर्ष में 5 लाख करोड़ का ऋण पोर्टफोलियो होगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य परियोजना संबंधी तैयारियों में सुधार करना और बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करना है। साथ ही ये वित्त वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। विकास वित्त संस्थान मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों या उपक्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक संस्था है। नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, निर्यात आयात बैंक आदि भारत के कुछ प्रमुख DFIs हैं। DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर्थिक समृद्धि और विकास का समर्थन करते हैं क्योंकि उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है जो वाणिज्यिक संस्थानों में नहीं होती है। ये दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण की लागत को कम करेगा। DFI भी क्षेत्र विशिष्ट वित्त प्रदान कर सकते हैं जो निवेशकों को आकर्षित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए वित्त पोषण को प्रोत्साहन करने के लिए, जिसमें पहला है संस्थागत संरचनाओं का निर्माण, दूसरा है परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण पर ध्यान देना। इसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण पाइपलाइन की योजना बनाई जा रही है। और तीसरा क्षेत्र है केंद्र और राज्यों के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाना। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। संघीय बजट 2021-22 के तहत भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए आरंभ किया जाएगा। नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश हाइड्रोजन जल में ऑक्सीजन के साथ और जीवित या मृत या जीवाश्म बायोमास में कार्बन के रूप में पाई जाती है। इसे जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके निर्मित किया जा सकता है। हाइड्रोजन का दोबारा उपयोग करके जल भी फिर से बनाया जा सकता है। वर्तमान में वैश्विक हाइड्रोजन का प्राकृतिक गैस से 48%, तेल से 30% और कोयले से 18% उत्पादन किया जाता है, जबकि जल के विद्युत अपघटन से मात्र 4% ही हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। पारंपरिक ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन के कई लाभ हैं, जैसे इसकी उपलब्धता काफी मात्रा में है, इसका ऊर्जा घनत्व उच्च है, इसकी दहन क्षमता अच्छी है और ये गैर प्रदूषणकारी प्रवृत्ति की होती है। इसका अनुप्रयोग ईंधन सेल वाहन, H2 हाइब्रिड वाहन, विद्युत उत्पादन, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग और रिफाइनरी आदि में किया जा सकता है। हालांकि इसके समक्ष काफी चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोजन का उत्पादन ऊर्जा गहन है और साथ ही इसका भंडारण और परिवहन भी कठिन है। इसके अलावा विद्युत अपघटकों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, मानकों और संहिताओं की कमी आदि अन्य समस्याएं हैं। हालांकि भारत में हाइड्रोजन विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित हाइड्रोजन और ईंधन सेल कार्यक्रम, भारतीय विज्ञान संस्थान ने बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से। सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ 7 टेक्सटाइल पार्क और आगामी 3 वर्षों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
पार्कों में निर्बाध जल और विद्युत आपूर्ति, साझा उपयोगिताओं एवं अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की स्थापना को लक्षित किया है। ये योजना वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, व्यापक निवेशों को आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी। भारत के वस्त्र उद्योग ने वित्त वर्ष 2015 में औद्योगिक उत्पादन में 13% का योगदान किया था। इसने सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान दिया है और वित्त वर्ष 2020 में 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया था। वित्त वर्ष 2015 में भारत की निर्यात आय में इस क्षेत्र का योगदान 12% था। हालांकि वस्त्र उद्योग के सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे असंगठित बुनाई क्षेत्र, अनुसंधान एवं नवाचार पर कम ध्यान, अपर्याप्त प्रौद्योगिकी उन्नयन, निम्न उत्पादकता और स्वचालन स्तर, बांग्लादेश, वियतनाम आदि देशों से प्रतिस्पर्धा आदि। भारत में वस्त्र क्षेत्र के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे स्वचालित मार्ग के तहत क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। विशिष्ट वस्त्र उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। भारत को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन आरंभ किया गया है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना संचालित की जा रही है। अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना आरंभ की गई है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रीय ई विधान आवेदन परियोजना नेवा, कागज रहित विधानसभा या ई विधानसभा, ये एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा। ई विधान को दोबारा नेवा के रूप में नामित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ई विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। नेवा का लक्ष्य देश के सभी विधान मंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना है, ताकि विभिन्न एप्लीकेशंस की जटिलता के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने नेवा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। पूर्वी कंटेनर टर्मिनल, भारत और जापान के साथ वर्ष 2019 में हुए समझौते से पीछे हटते हुए श्रीलंका ने स्वयं ही कोलंबो बंदरगाह पर रणनीतिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT) को विकसित करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका का ये निर्णय भारत के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि ECT के तहत 70% ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत से संबंधित है। ECT विश्व के प्रमुख नौ परिवहन मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा ECT भी कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के निकट स्थित है, जिसका 85% स्वामित्व चीन के पास है। भसन चार द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक आबादी रहित द्वीप है, जहां बांग्लादेश ने लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह निर्मित किए हैं। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के उत्पीड़ित निर्जातीय अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हैं। भसन चार बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी द्वारा निक्षेपित तलछट द्वारा निर्मित एक द्वीप है। बंगाली में चार शब्द का प्रयोग तलछट के लिए किया जाता है। वर्ष 2006 में ये स्पष्ट रूप से जल से ऊपर आ गया था। ये स्थल एक पंख मैदान के समान है। ज्वार और बाढ़ के समय इसके जलमग्न हो जाने का खतरा बना रहता है। स्टारडस्ट 1.0, ये एक प्रक्षेपण यान है जो अंतरिक्ष में क्यूबसेट्स नामक छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त है। हाल ही में इसे अमेरिका स्थित स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जैव ईंधन द्वारा संचालित प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बन गया है। इसके अलावा इसमें पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट ईंधन के विपरीत जैव ईंधन का प्रयोग होने के कारण ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष रूप से तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है और परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्ट ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रभावी प्रबंधन के लिए केरल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेस्ट को वर्ष 2019 में स्कूलों के संचालन और उनका प्रबंधन करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सुदूरवर्ती जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख हस्तक्षेप साधन है। बजट 2021-22 में जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। पट्टचित्र चित्रकला। इसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। चित्रकला की ये पट्टचित्र शैली ओडिशा की सबसे प्राचीन कला शैलियों में से एक है। पट्टचित्र एक चित्र होता है जिसे वस्त्र के एक टुकड़े पर चित्रित किया जाता है। ये चित्रकला रंगों के समृद्ध अनुप्रयोग, रचनात्मक रूपांकनों और डिजाइनों और अपने चित्रण के अधिकांश रूपों में सरल विषयों जैसे कि पौराणिक कथाओं के चित्रण द्वारा प्रकट होती है। ये कला शैली श्री जगन्नाथ संप्रदाय और पुरी में स्थित मंदिर परंपराओं के साथ निकटता से संबंधित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।